Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is भारती शर्मा. आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर डीबीटी जेआरएफ 2025. हम यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ 25 के लिए पार्ट ए के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपकी जनरल बायोटेक्नोलॉजी प्लस जनरल एप्टीट्यूड रहने वाला है. ठीक है, ये हमारा आज थर्ड लेक्चर यहाँ पे रहने वाला है और जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं. आप लोगों ने अभी तक अगर लेक्चर्स फर्स्ट सेकंड नहीं देखे हैं, आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो. एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, सो दैट कि आपको वीडियोस आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए. लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statements regarding mRNA is incorrect? ठीक है, mRNA के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज mRNA जनरेटेड फ्रॉम लार्ज प्रिकर्सर RNA. तो बिल्कुल सही बात है, जो mRNAs होते हैं वो एक लार्ज प्रिकर्सर RNA से ही जनरेट होते हैं. ठीक है, जो लार्ज प्रिकर्सर RNAs होते हैं वो अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकते हैं. ठीक है, उनको हम प्री ठीक है प्री mRNAs बोलते हैं. ठीक है, जब इनकी प्रोसेसिंग होती है उसके बाद जो ये प्री mRNAs होते हैं, ये जो है फाइनली 70 to 100 जो mRNAs होते हैं, ठीक है, 70 to 100 न्यूक्लियोटाइड का फाइनल आपका जो mRNA जो है वो बनके तैयार हो जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड वन इज mRNA जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन बाय बिल्डिंग टू इट्स टू 3' UTRs ऑफ mRNAs. तो बिल्कुल सही बात है, जो ठीक है, जो पेप्टाइड आपकी होती है, जो पेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, वहां की जो 3 UTR रीजन होता है, ठीक है, 3 UTR रीजन पे जाकर जो mRNAs होते हैं, जो इनका लूप होता है, ठीक है, mRNAs होते हैं वहां पर बाइंड करते हैं और क्या करते हैं, वो जीन साइलेंसिंग करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट कर देते हैं. ठीक है, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे है. थर्ड इज बायोजेनेसिस इन्वॉल्व RNase-H. mRNA की बायोजेनेसिस होती है, उसमें RNase-H इन्वॉल्व होता है. RNA-H का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, जब भी जो DNA RNA हाइब्रिड्स होते हैं, DNA RNA हाइब्रिड जब बनते हैं तो उनको कट लगाना, ठीक है, उनपे कट लगाना किसका काम होता है? RNase-H का. और आप सभी को पता है जो DNA RNA हाइब्रिड होते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. दैट मीन्स जो RNase-H है उसका कोई भी काम, ठीक है, mRNA की बायोसिंथेसिस में नहीं है. ठीक है, तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट विल बी इनकरेक्ट. ओके, फोर्थ स्टेटमेंट इज mRNA जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन हायर यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग नेमेटोड्स, फ्रूट फ्लाइज, प्लांट एंड मैमल्स. तो बिल्कुल सही बात है, जो mRNAs होते हैं वो एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ जो आपके वायरसेस होते हैं वहां भी mRNA जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट यहाँ पे ढूंढना है, तो थर्ड इज योर इनकरेक्ट, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. मतलब जो इनकरेक्ट है वही सही है. ठीक है जी, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन द इक्वेशन गिवन बिलो. आपको यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में. तो इक्वेशन देख सकते हो आप, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 के जो एक जो पेयर है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन आप साइन यहाँ पे देख सकते हो. आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है वहां पे सब में 7 लिखा है. ठीक है, यानी कि आप जो है, ठीक है, इस पेयर को अगर आप कॉमन ले लेते हो, यानी कि 7 7 से 49 है, यहाँ पे कॉमन आप ले लोगे. ठीक है, जो और जो ये अबव है, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व कर लोगे. 9 9 से यहाँ पे 81 हो जाता है. ठीक है, माइनस 9a प्लस 16 256, ठीक है, इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली 256 और 81 को प्लस कर दोगे. ठीक है, और ये जो 49 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो 256 प्लस 81 आपके पास कितने जाते हैं, दैट इज 337 माइनस 9a इज इक्वल टू 49. ठीक है,
-9a इज इक्वल टू 337 जब इस तरफ चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के माइनस, यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पर जाकर के ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो -9a इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो आएगा 288, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 288, ठीक है, अपॉन 9, उसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 32, ठीक है। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैच करना है, तो यहाँ पे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपसे पूछे गए हैं, सो कार्बोहाइड्रेट से आपको मैच द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा गया है। सो आपको पता है जो सुक्रोज होता है, ठीक है, सुक्रोज किस चीज का बना होता है, दैट इज शुगर, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो कहाँ पे, यानी कि थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन इज योर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और यहाँ पे अगर आप फ्रक्टोज देखोगे तो एज यू नो जो फ्रक्टोज होता है वो एक सिंगल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि एक मोनोसेकेराइड है, मीन्स सी मैचेस विद 1, ठीक है। जो माल्टोज होता है, माल्टोज आपकी सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है जी। और लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आप देख लो, ठीक है, जो सी, अगर आप ए देखोगे, ए मैचेस विद 3, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें ए 3 के साथ मैच कर रहा है, यानी कि फोर्थ, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर, ऑलराइट। तो इस बार इस तरह से क्वेश्चन आया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है आपसे लिंकेज से क्वेश्चन पूछ ले। तो सुक्रोज जो होता है, ठीक है, सुक्रोज में कौन सी लिंकेज होती है, दैट इज ग्लूकोज अल्फा 1 2 बीटा, ठीक है, 2 बीटा फ्रक्टोज, ठीक है, ये जो होती है यानी कि ग्लूकोज अल्फा 1, ठीक है, 2 बीटा फ्रक्टोज, ये जो लिंकेज होती है वो सुक्रोज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। माल्टोज जो आपका होता है, ठीक है, माल्टोज में आपकी ग्लूकोज अल्फा 1 4 ग्लूकोज, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होती है, दैट इज माल्टोज। नेक्स्ट जो आपका, ठीक है, फ्रक्टोज तो मोनोसेक्राइड है, ठीक है, तो सिंगल ही मोनोसेक्राइड, ये मोनोसेक्राइड है। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लैक्टोज, ठीक है, तो लैक्टोज में होता है गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज बीटा 1 4 ग्लूकोज, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है उससे आपको जो लिंकेज है यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज, तो आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, इसको लिख लेते हैं सीरीज को 18, ठीक है, 66 एंड 130, ऑलराइट। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसका अगर आप डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, यहाँ पे डिफरेंस 8 का है। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो डबल होता जा रहा है, यानी कि 2 डबल होके 4, 4 डबल होके 8, यानी कि 8 डबल होके 16। अब आप देखो जो 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 प्लस 2 यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब 6 प्लस 4 हो गया यहाँ पे 10, 10 प्लस 8 यहाँ पे हो गया 18, तो 8 का जो डबल होगा कितना होगा, दैट इज 16, एंड 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा, दैट इज 34, ठीक है। 34 में अब से अगर हम यहाँ पे 16 का डबल कितना हो जाएगा, देखिए 32, तो 34 में अगर हम यहाँ पे 32 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 66, यानी कि जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है, दैट इज 34, ऑलराइट। चलिए your next question is which of the following is the lowest integer that is divisible by each of the integer from 1 to 8 from both inclusive, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि 1 से लेकर 8 तक सभी नंबर से डिविजिबल होती है। सो आप अगर देखो, ठीक है, जो 840 होता है वो डिवाइड करता है 1 से भी, ठीक है, वो डिवाइड करता है 2 से भी, वो डिवाइड करता है 3 से भी, ठीक है, 4 से भी। सो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा दैट विल बी 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज a glass jar contains 1 red, 3 green,
2 blue, 4 yellow marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability it will be green or red? ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पे रेड दिया है, 3 यहाँ पे ग्रीन दिए हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे ब्लू दिए हैं और 4 जो है यहाँ पे येलो मार्बल दिए हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि येलो और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो येलो यहाँ पे कितने हैं? येलो यहाँ पे कितने हैं? दैट इज 4 एंड ग्रीन यहाँ पे कितने हैं? दैट इज 3। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? दैट इज 7। ठीक है, एंड टोटल यहाँ पे कितने हैं? दैट इज 10। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 7/10। ठीक है, सो थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन जो है आपसे डीबीटी जेआरएफ में पूछे जाते हैं। बस ये है कि वहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं, क्वेश्चन इजी रहते हैं। बट नेगेटिव मार्किंग अगर आप करते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे ठीक है डिडक्ट हो जाते हैं और डीबीटी जेआरएफ को क्वालिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम इन द बॉक्स। ठीक है, लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे आपको अमीनो एसिड्स पे यहाँ पे मैचिंग आया। ठीक है, आपको लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उन पे आपको मैचिंग का क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपको जो अमीनो एसिड्स है उन पे मैचिंग का क्वेश्चन आया है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो आपको पता है कि जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं सिर्फ 2 ही ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है। तो एक होता है सिस्टीन, ठीक है, दूसरा होता है मिथ्योनिन। ऑलराइट, सो मिथ्योनिन इज मैचिंग विथ, तो यहाँ पे मिथ्योनिन दिया है, सो ए मैचेस विथ 2। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा अमीनो एसिड है? दैट इज ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन एक अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है? दैट इज एस्पार्टिक एसिड एंड बेसिक कौन सा है? दैट इज लाइसिन। ठीक है, सो ए मैचेस विथ 2, B matches with 4, C matches with 1 and D matches with 3. So your second answer will be correct answer. Alright, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे वर्क टाइम से क्वेश्चन है। ठीक है, so 15 men working 9 hours in a day can reap a field in 16 days. In how many days will 18 men reap the same field working 8 hours a day? सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज MDH इज इक्वल टू MDH। सो M11 आप लिख लो, ठीक है, या फिर 22 आप लिख लो। तो M मीन्स नंबर ऑफ मैन, ठीक है, D मीन्स डेज, ठीक है, एंड H मीन्स आवर। तो यहाँ पे कितना दिया है? दैट इज 15 मैन, नंबर ऑफ डेज है यहाँ पे 16, ठीक है, एंड आवर्स है यहाँ पे 9 इज इक्वल टू यहाँ पे 18 मैन है, ठीक है, वर्किंग इन, यहाँ पे टाइम दिया है, डी यहाँ पे पूछा है, एंड 8। ठीक है, सो आपको सिंपली इसको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2160 इज इक्वल टू, ठीक है, 44 इंटू डी आपका यहाँ से निकल जाएगा 2160/144। इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? दैट इज 15। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 15। ऑलराइट, चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन अ फिगर, फॉलोइंग फिगर। ठीक है, सो लास्ट जो लेक्चर हुआ था वहां पे भी आपका जो नंबर ऑफ ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है, ठीक है, उनको काउंट करने के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे थे। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करनी है। तो जब भी आपको, ठीक है, इस तरह का स्क्वायर मिले, ठीक है, और उसमें ट्राइंगल्स बनाई हो तो आपको क्या करना है? इनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे 8 आपकी ट्राइंगल्स हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे करना है, क्या करना है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 16। ठीक है, अब ये तो होगी। अब एक तो होगी आपकी ये 17, 18, एक ये पूरी 19, ठीक है, एक ये वाली 20, 21।
कितनी होगी, दैट इज नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 21। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। सो इट्स नंबर इंक्रीज बाय फिजन, बिल्कुल सही बात है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो फिजन के थ्रू भी क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया में एक ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट कैन डिवाइड बाय फिजन। सो दिस इज करेक्ट वन। डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोफेगी, बिल्कुल सही बात है। जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कई बार माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डिफेक्ट में कुछ आ जाता है, तो उनको जो माइटोफेगी एक प्रोसेस होती है उनके थ्रू उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्टिवली रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया द मैट्रिक्स इज मोर एसिडिक देन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अरे भाई देखिए, इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ये इसका जो मैट्रिक्स है ये वाला। अब यहाँ से क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन है वो जाते हैं आपके कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे। तो इंटरमेम्ब्रेन जो स्पेस होता है वहां पे पीएच आपकी लो होती है, यानी कि वो एसिडिक होता है। तो आपका मैट्रिक्स जो होता है वो मोर एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। जो आपका इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है वो मोर एसिडिक होता है। तो आपका जो थर्ड जो ये स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट, और यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, सो दिस इज योर इनकरेक्ट, यानी कि थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर देख लेते हैं। मैनी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय न्यूक्लियर जीनोम, बिल्कुल सही बात है। जो मैनी जो बहुत सारी ऐसी जो प्रोटीन्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि न्यूक्लियर जीनोम उनको एनकोड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रो ऑफ अ बॉय ए हु इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, बी हु इज 9 फ्रॉम द राइट, इंटरचेंज देयर पोजीशन, ए नाउ बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो। ठीक है, तो ये रो का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखो, जो ए है बोला है कि जो वो राइट है, जो लेफ्ट है उसकी जो 10th पोजीशन है लेफ्ट से, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसकी 10th पोजीशन है, यानी कि इसके पीछे जो है कितने लोग हैं, 9 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो बी है, ठीक है, उसकी जो राइट है वहां से उसकी कितनी पोजीशन है, दैट इज 9th पोजीशन है। ठीक है, इसकी यहाँ पे 10th पोजीशन है ए की, और इसके यहाँ पे 9th पोजीशन है, इसका मतलब इसके पीछे यहाँ पे 8 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि अगर उनकी पोजीशन हम इंटरचेंज कर ले, तो अब जो ए है वो नाउ बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट, अब वो 15 बन जाता है लेफ्ट से। ठीक है, यानी कि वो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे आ जाता है, ए, इसकी पोजीशन में इसको हम रख दिया तो ये आ जाता है 15 पोजीशन पे, यानी कि इसके पीछे कितने हैं, 14 स्टूडेंट है, और यहाँ से आगे कितने थे, दैट इज 8। तो 8 प्लस 14 कितना हो गया, 2, यानी कि 22। ठीक है, और 15 यानी कि एक यहाँ पे ये भी तो है, प्लस 1 कितने हो गए, दैट इज 23। सो हाउ मेनी बॉयज इन देयर इन अ रो, दैट इज 23 बॉयज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना होता है, दैट इज सेकंड पर सेकंड। ठीक है, और सेकंड इसका रेट कांस्टेंट होता है, और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है, उसका जो रेट कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, पर मोल लीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, और जो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। ऑलराइट, चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the value of acceleration due to gravity on the surface of earth is g if diameter of earth become 4 times। अगर जो अर्थ का डायमीटर है इसको 4 टाइम्स बढ़ा दें, its present value and mass remain unchanged, बट इसका मास जो है वो अनचेंज रहना चाहिए, the new value of g on the surface of earth will be। सो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, एक वैल्यू पढ़ी होगी आपने 11-12 में, दैट इज g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। जो ग्रेविटी जो होती है वो डिपेंड करती है इसके डायमीटर पे। ठीक है,
जब डायमीटर चेंज होता है तो ग्रेविटी भी चेंज होती है, ठीक है जी। मास यहाँ पे अनचेंज रहता है। सो अगर ये बोल रहा है कि अगर ये मास अनचेंज रहता है और जो डायमीटर है ये क्या होता है, वो 4 टाइम्स इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। सो अब बताओ कि जो न्यू वैल्यू ऑफ जी है वो कितनी आएगी। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वेयर, जीएम अपॉन 16 इंटू आर स्क्वेयर, 4 4 16 एंड जीएम अपॉन, ठीक है, आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, जीएम से जीएम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 एंड जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 16, ठीक है। तो जो न्यू जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जी अपॉन 16। तो यहाँ पे ये जी अपॉन 16, योर फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपको सबसे पहले जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो रेस है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपको जो हाईएस्ट है सबसे लास्ट में वहां जाना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। अगर अगर जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है तो आपकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती है तो वेवलेंथ आपकी बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, दैट इज योर गामा रेज, ओके। उसके बाद होती है आपकी एक्स रेज, फिर यूवी, फिर आईआर, माइक्रोवेव्स, ठीक है। उसके बाद रेडियो वेव्स एंड सबसे कम होती है फ्रीक्वेंसी किसकी, दैट इज लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है, सबसे कम यानी कि डी, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। उसके बाद यानी कि इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज एंड एक्सरे की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यानी कि आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया, अभी हमने प्रैक्टिस किया। सो ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए आज का होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क फॉर यू गाइज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। तो स्टेटमेंट 1, पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम फंगस। बिल्कुल सही बात है, जो पेंसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है और वो कहाँ से डिराइव होती है, एक फंगस से ही डिराइव होती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपकी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2, एंटीबायोटिक्स आर कंपाउंड obtained from microorganism and are used as a painkiller। नहीं, एंटीबायोटिक्स पेन किलर के लिए यूज थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पेन किलर के यूज नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स किस लिए यूज होते हैं, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए यूज होते हैं। जो एनाल्जेसिक होते हैं, ठीक है, वो एज अ पेन किलर हम लेते हैं। ऑलराइट, चलिए सो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच ऑल।